ठीक है बेटा। तो आज हम बेटा डिस्कस करने लगे हैं ग्रेडी मेथड। अभी तक हमने डिफरेंट डिज़ाइन टेक्निक्स को स्टडी कर रहे हैं। शुरू से हमने किया हुआ है, जैसे कि हमने सबसे पहले ब्रूट फोर्स टेक्निक को देखा, फिर उसके बाद डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को देखा, फिर एल्गोरिदम डिज़ाइन विद डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को हमने देखा। फिर अभी लास्टली हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज हम एक न्यू डिज़ाइन टेक्निक स्टडी करने लगे हैं विच इज़ नोन एज ग्रिडी मेथड। ठीक है। तो ये ग्रिडी मेथड बेसिकली क्या है? ये ग्रिडी मेथड में क्या होता है कि बेसिकली एक प्रॉपर्टी को सेट कर दिया जाता है। ठीक है जी। उस प्रॉपर्टी को ग्रिडी मेथड भी कहते हैं या ग्रिडी प्रॉपर्टी भी ग्रिडी प्रॉपर्टी बेसिकली कहते हैं उसको। ठीक है जी। तो वो ग्रिडी प्रॉपर्टी जो है ना, वो क्या है? वो एक चॉइस होती है कि जो एक डिसीजन कर लेते हैं, हम एक फैसला कर लेते हैं। ठीक है। और वो जो फैसला है ना, फिर हम उसको थ्रू आउट रिपीट करते हैं। वही फैसला जो है वो चलता रहता है सारी एल्गोरिदम के अंदर। और कंसीडर हम इससे ये करते हैं कि ये जो ग्रिडी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली ये क्या होती है कि उसकी ग्रिडी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करती है कि लोकली एक डिसीजन करती है जो कि ग्रिडी होता है, और उसकी बेस के ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो ग्लोबली जो लोकल फैसला है, हमारा लोकल डिसीजन है, उसका जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ग्लोबली भी उसका बेनिफिट होगा, वो डिसीजन ठीक होगा। when we consider when we are considering which choice to make, we make the choice that looks best in the current problem without considering result from sub problems. Here is where greedy algorithm differ from dynamic programming. अब थोड़ा सा डिफरेंस हमने देखना है. What is the difference between greedy algorithms and dynamic programming? In dynamic programming, we make a choice at each step, but the choice usually depends on the solution to sub problems. ठीक है। जो ग्रिडी मेथड, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, उससे उसमें हमें हर स्टेप में चॉइस करनी पड़ती है, हर स्टेप पे डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है। जैसे अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो पीछे डायनेमिक प्रोग्रामिंग थी, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हर चीज़ को चेक करते थे, उसमें से जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता था वो लेते थे। जैसे कि सब प्रॉब्लम्स के अंदर ऑप्टिमल है, यानी कि अगर लेंथ 1 है, लेंथ 2 है, लेंथ 3 है, रॉड कटिंग की बात कर रहा हूँ, लेंथ 4 है, तो उसमें हम लेंथ 1 पे जो ऑप्टिमल था, लेंथ 2 पे जो ऑप्टिमल, यानी कि जब से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जहाँ पे मिल रहा था, लेंथ 2 पे, लेंथ 3 पे जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा था, फिर उसी तरह हमने लेंथ 4 पे। तो हमने तकरीबन सारे ही ऑप्शन एक्सप्लोर करके फिर डिसीजन करते थे। लेकिन ग्रिडी मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सारे ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करते हैं। ठीक है जी। हम एक ग्रिडी प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर चॉइस बनाते हैं, डिसाइड करते हैं और फैसला करते हैं कि ये, और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो लोकली फैसला है वो ग्लोबली भी हमें हेल्पफुल होगा। जैसे आप फर्ज करें, इसकी मैं एनालॉजी क्रिएट करके आपको बताता हूँ। जैसे कि आप किसी मोहल्ले में हैं, कुछ फर्ज करें कि एक गुजरांवाला का कोई मोहल्ला है और काफ़ी गुंजान आबाद एरिया है। तो आप वहाँ पे मोहल्ले के दरमियान है इस वक्त, और आपने वहाँ से निकलना है, और आपका पहला टूर, आपको नहीं पता कि गलियाँ किधर जा रही हैं किधर नहीं जा रही। तो आप एक ग्रिडी मेथड आप यूज़ करते हैं। वो क्या ग्रिडी मेथड है? आप कहेंगे कि जो भी मैं चलूंगा तो जो लेफ्ट साइड पे जो भी टर्न होगा ना, मैं वहां पे मुड़ जाऊंगा। क्या आपने क्या डिसाइड किया? आपने डिसाइड ये किया कि लेफ्ट साइड मैं चलता जाऊंगा, तो लेफ्ट साइड पे जो भी टर्न आता जाएगा मैं वहां पे मुड़ता जाऊंगा। व्हाट्सोएवर वो मुझे कहाँ पे लेके जाता है, कहाँ पे नहीं लेके जाता, मैं मोहल्ले से आउट बाहर निकलता हूँ कि नहीं निकलता हूँ, मैंने ये डिसीजन कर लिया है कि मैंने लेफ्ट मुड़ना है। जो भी मैं चलूंगा आगे, जो लेफ्ट टर्न आएगा पहला, मैं वहां पे मुड़ जाऊंगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है
कि इसमें अक्सर ये होता है कि वो जो आपकी जो ग्रीडी प्रॉपर्टी है ना, वो आपको सही सोल्यूशन की तरफ ले जाती है, लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि नहीं भी लेके जाती। ठीक है, तो इसकी गारंटी नहीं है, ग्रीडी मेथड की गारंटी नहीं है कि ये हमेशा आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देगी, लेकिन अक्सर ये आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देती है। गिवन डेट कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइम रिक्वायर्ड है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी मेथड। ठीक है, मकसद क्या होता है कि हम अपना जो रनिंग टाइम है उसको पॉलिनॉमियल टाइम के अंदर ले आए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्रीडी मेथड है। इसमें बेटा आज जो टेक्निक हम डिस्कस करने लगे हैं, इट इज नोन एज हफमैन कोड्स। ठीक है, तो हफमैन कोड्स क्या हैं? ये बेसिकली बेटा हमारे पास डाटा कंप्रेशन टेक्निक है, और ये डाटे को अप टू 20 to 90% तक कंप्रेस कर सकती है। ठीक है, ये जैसे विन जिप और विन रार वगैरह, या अगर नेटवर्किंग के ऊपर हमें डाटा भेजना होता है नेटवर्क्स के ऊपर, तो हम कोशिश होती है कि डाटे को कंप्रेस करके भेजें ताकि हमारी बैंडविड्थ कम से कम इस्तेमाल हो, या जैसे कि फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं वो ऐसी जिनको हम जिनका साइज जो है कम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कंप्रेशन टेक्निक से इस्तेमाल होती है। उसमें से एक बड़ी सादा सी सिंपल सी हफमैन कोड्स जो है, ये ऐसे ही एक टेक्निक है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसका वर्किंग स्टाइल क्या है। तो फर्ज करें वी हैव 100,000 करेक्टर डाटा फाइल। ठीक है, तो हमारे पास 1 लाख करेक्टर की डाटा फाइल है, तो हमने उसको कंप्रेस करना है बाय यूजिंग हफमैन कोड्स। तो अब उसमें देखें कि ये जो फाइल है ना हमारी, उसके अंदर सिर्फ 6 करेक्टर्स हैं जो बार बार रिपेयर हो रहे हैं। हमारी 1 लाख उसमें वर्ड्स हैं, हमारे पास करेक्टर्स हैं। ठीक है, और 6 करेक्टर ऐसे हैं, सिर्फ 6 करेक्टर ही उसके अंदर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो 1 लाख करेक्टर हैं वो बेसिकली 6 करेक्टर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और उसमें जो करेक्टर ए है वो 45,000 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम हमने बेसिकली क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी कोड्स। तो ये ABCDEF ये करेक्टर हैं उस फाइल के अंदर, और इनकी फ्रीक्वेंसी इन थाउजेंड्स हमारे पास है। ए जो है वो 45,000 टाइम्स उसकी फाइल के अंदर आ रहा है, बी 13,000 टाइम्स फाइल के अंदर आ रहा है, सी 12,000, डी 16, ई 9 और एफ 5,000 टाइम्स फाइल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल जो है आप मिलाएंगे तो वो 100,000 टाइम्स जो ना वो जो करेक्टर लेटर्स हैं, करेक्टर्स हैं बेसिकली, लेटर्स नहीं करेक्टर्स हैं जो आ रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एनालिसिस है हमारी डेटा फाइल का। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम करते हैं कि इनकोडिंग करते हैं इनटू द बाइनरी कोड, ताकि हम इसको सेव कर लें। आपको पता ही है, या नेटवर्क के ऊपर भेज दें कि हम करेक्टर एज ए सेव नहीं होते हैं, बल्कि उनका क्या होता है, इनकोडिंग इनकोडिंग होती है, उनको बाइनरी कोड्स में फाइल्स को या डाटे को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं एक टर्मिनोलॉजी जो सिंपल है, जिसको हम कहते हैं फिक्स लेंथ कोड। ठीक है, तो फिक्स लेंथ कोड क्या है कि हम एग्जैक्टली जो है वो फिक्स, जो उसकी जो कोडिंग स्कीम है ना वो फिक्स रखें, यानी सबकी जो करेक्टर हैं, सब करेक्टर के जो कोड्स हैं ना वो फिक्स लेंथ पे हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ए है, तो हमने इसकी इनकोडिंग की है, तो हमने इसका जो बाइनरी कोड फर्ज करें हमने रखा है वो है 0 0 और 0। ठीक है, तीन तीन के ऊपर रखा है। ठीक है, 3 हमारे पास बिट्स हैं। उसके बाद बी है, तो बी का हमारे पास है जी कोड हमारे पास है 0 0 1। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सी है, तो सी का क्या होगा 0 1 0। ठीक है, ऐसे ही डी है, डी का हम बना लेते हैं 1 0 0। ठीक है, ऐसे ही ई का हम बना लेते हैं
0 फर्ज कर लेते हैं 0 1 1 और एफ का हम बना देते हैं, एफ का बन जाएगा 1 1। ठीक है, ये देखिए अब हमने इसके 3 बिट्स फिक्स लेंथ जो है ना वो कोड बना रही है कैरेक्टर्स की। तो अब मे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर हमने इसके इसके 4 क्यों नहीं बनाए, 3 क्यों बनाए हैं, इसकी जो लेंथ है 3 बिट्स क्यों है, 4 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है। तो बेटा हमारे पास ये जो ऑप्शंस है ना, अगर हम देखें अगर 2 बिट्स रखें तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर को इनकोड कर सकते हैं 2 बिट्स के ऊपर, 2 बिट्स के ऊपर हम सिर्फ 4 कैरेक्टर को इनकोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 से ज़्यादा कैरेक्टर हैं। ठीक है, और अगर हम 3 करें तो ज़ाहिर है 3 का हमारे 8 कर सकते हैं, तो लेकिन चूंकि हमारे पास ये 6 हैं तो कोई मसला नहीं, 2 ज़ाया भी हो जाएंगे, इसकी तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम इसके 4 करेक्टर लगाएं तो वो 16 बन जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ज़ाया। ठीक है, तो हमें सूटेबल जो मोस्ट सूटेबल इनकोडिंग जो लगती है वो यही है कि हम 3 बिट इस्तेमाल करें। ठीक है, 3 बिट्स इस्तेमाल करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो इनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल की वो फिक्स है, फिक्स यानी कि सबके 3-3 हमने बिट्स साइन कर दिए। ठीक है, तो ये एक तरीका ये है। तो अगर हम इस तरीके से सिंपल इनकोडिंग करके अपनी फाइल को भेजें या कंप्रेस कहीं पे भी, तो ये देखें कि हमारे पास जो टाइम जो सॉरी बिट्स टोटल बिट्स चाहिए होंगी वो अब 300,000 चाहिए होंगी, यानी कि 3 लाख बिट्स चाहिए होंगी। 1 लाख करेक्टर्स को इनकोड करने के लिए हमें 3 लाख बिट्स चाहिए होंगी उनकी जगह, क्योंकि वो हमने एक इनकोडिंग स्कीम जो फिक्स लेंथ है वो इस्तेमाल कर ली है, जो कि बेसिकली क्या है बेटा, वो बेसिकली हमारे पास थ्री बिट्स इस्तेमाल कर रही है फॉर ईच करेक्टर। ठीक है, अब हमने इसको कंप्रेस करना है, तो हफमैन ने एक स्कीम प्रपोज की विच इज वेरिएबल लेंथ कोडिंग। तो वेरिएबल लेंथ कोडिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम बजाय इसके कि इसको फिक्स 3 बिट्स हम इसको असाइन करें, हम क्या करें, हम इनको वेरिएबल लेंथ यानी कि इसकी जो 3 के बजाय किसी को 1 बिट साइन कर दें, किसी को 2 बिट, किसी को 3 बिट्स, किसी को 4 बिट्स, वो डिपेंड करता है ऑन सम स्कीम, कि हम उसको ऐसे करें कि जो वर्ड सबसे ज्यादा आ रहे हैं ना उसको हम सबसे छोटा कोड दें, और जो वर्ड सबसे कम आ रहा है उसको बड़ा कोड दे दें। तो क्या फर्क पड़ता है, जो कम ही आ रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं, कम आ रहा है तो बड़े कोड कम लगेंगे, लेकिन जो एक करेक्टर बार बार आ रहा है उसको छोटा कोड दे दें ताकि कुछ बचत हो जाए कुछ स्पेस की। ठीक है, तो गिवन दैट सिनेरियो, अब अगर हम वेरिएबल लेंथ कोड इस्तेमाल करें और ये कुछ कोड्स हमारे पास आ गए, जैसे कि हम अगर पहला जो है ए है वो 4500 टाइम्स आ रहा है तो उसका सिर्फ 1 बिट का कोड उसको दें, और दूसरे को 3, तीसरे को भी 3, चौथे को भी 3, और आखिरी 2 को 4 दें, तो टोटल जो है हमारे पास कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, 224,000 बिट्स, तो विच इज लेस देन 300,000। ठीक है, तो ये देखें कि हमने तकरीबन 25% जो है वो अपने डाटे को कंप्रेस कर लिया है, स्पेस जो है वो सेव कर लिया वेरिएबल लेंथ कोड की वजह से। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमने कैसे बिल्ड करना है ये वेरिएबल लेंथ कोड। तो उसके लिए पहले हम उसकी एल्गोरिदम देखते हैं, फिर इसको देखते हैं करके कि ये कैसे बिल्ड होगा। तो अब हमारे पास हफमैन कोड की एल्गोरिदम है, उसको हमारे पास डेटा पास हो रहा है C is a set of n characters and that each character C small c belong to C is an object with an attribute C that frequency given its frequency। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट ऑफ करेक्टर है C। ठीक है जी, और इसमें हमारे पास C that फ्रीक्वेंसी, हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने सबसे पहले C जो मॉड C है ये n को असाइन कर दिया, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स। जी बेटा, सर फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे किस चीज को कह रहे हैं?
बेटा करैक्टर्स की फ्रीक्वेंसी कि कौन सा करैक्टर कितनी दफा आ रहा है। ठीक है। सी जो है इसको सेट को हमने क्यू को असाइन कर दिया। अब ये लूप चलेगा 1 to n - 1 टाइम्स। हम क्या करेंगे, एलोकेट अ न्यू नोड जी। जी के नाम से एक नया नोड बनेगा, एक चाइल्ड। ठीक है, तो जी डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू। ये जो हमने क्यू पर बनाई है ना, ये इसमें से हमने मिनिमम एक्सट्रैक्ट करना है, जो सबसे छोटा है। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये एक्सट्रैक्ट मिनिमम है ना, ये फंक्शन लिया है हमने हीप डाटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो आपने हमने जो हीप सॉर्ट देखी थी वहां पे हम मैक्सिमम करते थे। ठीक है, मैक्स हीप इस्तेमाल करते रहे हैं। तो यहाँ पे हीप ही की हीप सॉर्ट की एक और हमारे पास है, जिसमें हम मिनिमम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों। तो ये बेसिकली देख लें तो ये इसको प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है बेसिकली, कि हम जो सबसे छोटा है वो लाइन में सबसे आगे होता है, फिर उससे बड़ा रास्ते में सबसे बड़ा होता है। तो एक्सट्रैक्ट मिनिमम ये वही हीप सॉर्ट की प्रायोरिटी क्यू है हमारे पास, जिसमें अभी ये जो लेटर्स हमने डाले हैं और वो हमें पता है कि हर लेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो ऊपर हमने डिस्कस भी किया है कि ए कितनी दफ़ा आया है, बी कितनी दफ़ा आया है, सी कितनी दफ़ा आया है। तो हमने इस क्यू के अंदर पुट कर दिया और एक्सट्रैक्ट मिनिमम किया। यानी कि उसमें अब जो करैक्टर बाहर आएगा सबसे पहले, वो करैक्टर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। और वो जो सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी है जिसको एक्स कह रहे हैं हम, और वो जी डॉट लेफ्ट, वो हमारा जो नोड हमने नया क्रिएट किया है उसके लेफ्ट को असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो नया नोड जी क्रिएट किया उसके राइट को हम क्या असाइन करेंगे, एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू। अब जो उस जो क्यू बाकी बची है उसमें से अब जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो राइट को असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपने छोटा सा पॉइंट जो है ना वो इससे जो निकलता है वो जहन में रखना है कि इसका मतलब है जो लेफ्ट है उस पे छोटी वैल्यू आएगी और जो राइट है उस पे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को, इस लेफ्ट पे छोटी वैल्यू आएगी और एज कंपेयर टू लेफ्ट, राइट पे बड़ी वैल्यू। पर सर हम दोनों तरफ ही एक्सट्रैक्ट मीन लगा रहे हैं। हाँ जी, अब एक्सट्रैक्ट मीनिंग है ना, क्यू है ना, क्यू देखें, फर्ज करें एक क्यू है और उसमें सबसे आगे आप हैं। आप फर्ज करें मिल क्यू आप हैं, सबसे आगे आप हैं, और आपको फर्ज करें एक नंबर, जो रोल नंबर असाइन किया हुआ है आपका वो 1 है। उसके बाद है आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपके पीछे है बिल्कुल, ठीक है, दूसरे नंबर पे, और उसको 5 असाइन हुआ है, और जी। उससे पहले किसी को 8 साइन हुआ है, उससे आगे किसी को 10 साइन हुआ है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर आपके पास है 1, आप सबसे आगे हैं। तो आप जब जी। आपको क्यू से हम निकाल लेंगे, आपको सर्व कर देंगे, तो पीछे किसका नंबर आएगा, आपकी फ्रेंड का, जी। जिसका नंबर 5 है। तो जो उसके पास जो 5 है और आपके पास क्या था, नंबर 1 1। था। तो अब दोनों, पहले जब आप निकली आप मिन थी, जब आपकी फ्रेंड को हमने क्यू से निकाला वो मिन थी उस वक्त। ठीक है, दोनों मिन थी, लेकिन आपके पास था 1, आप पहले निकल गई, उसके पास था 5, वो बाद में निकल गई। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर था वो कम था, आपकी फ्रेंड के पास नंबर बड़ा था आपसे। ठीक है, तो यही बात मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने क्यू से 2 नंबर लिए। जब पहला नंबर हमने निकाला तो वो लेफ्ट को साइन हो गया, जब दूसरा मिनिमम नंबर निकाला तो वो राइट को साइन हो गया। और उससे इम्प्लिसिटली जो बात हमें समझ आई कि लेफ्ट के पास, चूंकि लेफ्ट पहले निकला था इसलिए इसमें छोटा नंबर होना चाहिए, और जो राइट बाद में निकला था तो डेफिनेटली हमें, ये हमारी कॉमन सेंस कहती है कि चूंकि वो क्यू थी तो इस पे राइट पे लेफ्ट से बड़ा नंबर होना चाहिए। आल दो कि वो क्यू में उसको सबसे छोटा ही था, लेकिन वो लेफ्ट से बड़ा होगा। ठीक है, और उससे सर अगली, हम यहाँ जी सर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ऑड वाले होंगे वो सारे लेफ्ट में आ जाएंगे और जो इवन वाले होंगे वो सारे राइट में आ जाएंगे। इवन आउट की तो जब बात तो नहीं, इवन आउट नहीं की बात सर, किधर की है, इवन आउट की बात की है हमने अभी। सर इवन ऑड की बात नहीं की, लेकिन जब लेफ्ट हम्म, और राइट की बात कर रहे हैं तो इसका हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल जो पहले वाला होगा वो लेफ्ट और दूसरे वाला राइट, इसका मतलब ये क्यों ऐसे चलती जाएगी और हर दफा जो 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 है वो
ऑड यानी पहले वाले होंगे वो लेफ्ट में चलते जाएंगे और जो इवन वाले होंगे वो राइट में आते जाएंगे। नहीं नहीं, इवन आर्ट को ना बीच में लेके वो आप कम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगी। सादा सी बात है कि जो छोटे हैं वो लेफ्ट पे आएंगे, जो बड़े हैं वो राइट पे आएंगे, दैट्स इट। ठीक है। अब दोनों की फ्रीक्वेंसीज जो ऊपर एक्स वाई हैं उनको ऐड कर लेंगे तो वो जी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है। और फिर जब ये जी है ना तो इसको दोबारा से हम क्यू में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये दो छोटे निकाल के ना हमने, हमारे पास एक क्यू थी, फर्ज करें क्यू थी, उसमें दो छोटे थे। ठीक है। दो एलिमेंट छोटे थे, एक में 1 था एक में 5 था। ठीक है। फर्ज करें अब एक में फर्ज करें ये क्यू है, एक 10 है, 8 है और एक 10 है। ठीक है। अब क्या किया हमने, 1 को बाहर निकाल लिया और 5 को भी बाहर निकाल लिया। ठीक है। तो ये 1 + 5 हमारे पास कितना हो गए, 6। ठीक है। 1 + 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब इन दोनों को बाहर निकाल के ना 6 को हमने इस क्यू के अंदर दोबारा से पुट कर दिया। ठीक है। अब ये जो 6 है ना ये इस क्यू के अंदर आएगा, और ये क्यू हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी क्यू है, मिन क्यू है। ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो सबसे छोटा है ये क्यू ऑटोमेटिकली उसको दोबारा से अपने आप को रीअरेंज करेगी, और जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे होगा। तो जब 6 को हमने इंसर्ट कर दिया तो इस क्यू ने अपने आप को दोबारा से रीअरेंज किया और सबसे छोटे को सबसे आगे उसने फिर कर दिया। ठीक है। तो 6, 8 और 10, ये जब न्यू अरेंजमेंट हुई तो उसके बाद ये क्यू की ये अरेंजमेंट ठीक हो गया। तो अब यही काम हमने इधर किया है कि जी को एक नया नोड बनाया, उसमें से मिन को निकाल के एक्स को ये लेफ्ट को साइन कर दिया, फिर उससे जो बाकी था मिन उसको राइट को साइन कर दिया, फिर हमने दोनों की फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया जी में, और उस जी जो नया नोड था उसको उठा के क्यू में डाल दिया, और ये लूप चल गया, ये लूप चलना शुरू हो गया इधर। ठीक है। तो हम क्या करते जा रहे हैं, हम एन टाइम, एन माइनस टाइम, 1 से लेकर एन माइनस टाइम हमने ये काम करना है कि हम पहले दो छोटों को बाहर निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे, दोबारा वापस क्यू में डाल देंगे। जब उसको क्यू में डालेंगे तो अपने आप को रीअरेंज करके जहाँ पे उसकी पोजीशन बनती है नंबर की वहाँ पे वो चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दो को निकालेंगे छोटों को, उनको ऐड करेंगे, फिर क्यू में डाल देंगे, एंड सो ऑन। ये एन टाइम्स, एन माइनस टाइम 1 टाइम्स ये चलेगी। और जब ये लूप खत्म होगी तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट मिनिमम, जो सबसे आगे जो छोटा सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो ये हफमैन कोड है। तो इसको हम देखें, ये हमारे पास इसकी ड्राई रन हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए फिगर है उसको देखें आप। ये यहाँ पे हमने क्या किया, ये मिन क्यू जो है बिल्ड कर लिया है। ये एफ जो है कॉलन के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये 5 दफ़ा आया है, ई 9 टाइम्स आया है, सी 12 टाइम्स, 12,000 है। ठीक है। ये थाउजेंड्स में है ये नंबर, तो शार्ट करके लिखे हुए हैं। 13 टाइम्स आया है, 16 टाइम्स आया है, 45 टाइम्स। ठीक है। और ये मिन क्यू हो चुकी है, सबसे छोटा सबसे आगे है और सबसे बड़ा सबसे पीछे है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप एल्गो को, अगर आपके जेन में आ गई है एल्गो अच्छे तरीके से उसका प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे, सबसे दो छोटों को निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और क्यू में वापस डाल देंगे। तो करें ये काम ज़रा। तो हमने जो काम किया है वो क्या कैसे किया है, कि जो सबसे दो छोटे हैं 5 है एक, और एक 9 है। तो जो 5 है ना वो हमारा लेफ्ट है, ऐसे ही है, और जो 9 है वो हमारा राइट है। ठीक है। इन दोनों को निकाला, ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये कितना हो गया, 14। तो ये जो नया नोड बना है इनको हमने नोड नोड बना के अब डाला है। ठीक है। तो इसको जब इस बी को देखें, अब बी में इसको हमने जब इंसर्ट किया तो 14 इसका नंबर था। तो जो बाकी डेटा बचा है वो 12 था, 13 था, 16 था, 45 था। ठीक है। तो 14 कहाँ पे सेट होना चाहिए, 14 यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इसका नंबर यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये सॉर्टेड क्यू है। तो अब देखें कि जो 14 है वो अपनी जगह पे आ गया यहाँ पे। उससे पहले 12 है, 13 है, 14 अपनी जगह पे उसने बना ली, उसके बाद 16 है, उसके बाद 45 है। अब ये जो 14 बना है ना, तो ये बेसिकली देखिए हमने एक नोड बना के उसके अंदर इसको डाला है। ठीक है। तो ये 14 एक नोड है,
और इसके दो चिल्ड्रन हैं। जो लेफ्ट चिल्ड्रन है वो एफ है, उसकी वैल्यू 5 है, और उसका जो राइट चिल्ड्रन है वो ई है और उसकी वैल्यू 9 है। अब आपने कीप इन माइंड एक और चीज़ एक्स्ट्रा याद रखनी है कि ये जो राइट है, राइट ब्रांच, राइट एज आप इसे कह दें, इसको हम 1 असाइन करेंगे और लेफ्ट वाले को 0 असाइन करेंगे। क्या करेंगे? सिंपली राइट वाले को 1 और हमारे लेफ्ट वाले को 0। अब अगेन हम इसके ऊपर चलाएं प्रोसेस, तो अब सबसे छोटे दो कौन से हैं? 12 और 13। इनको हम क्यू से निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 + 13 25। 25 को लेके हम वापस इंसर्ट करेंगे क्यू के अंदर और देखेंगे ये कहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये सी को देखें। अब 25 को जब दोबारा इंसर्ट किया तो 25 बेटा अब आ गया है 16 और 45 के दरमियान। तो यहाँ पे इसकी इंसर्शन होगी बेसिकली, अगर आप देखें तो ये बाकी सारा पहला ही है। अब 14 सबसे छोटा हो गया है, उसके बाद 16 है, फिर 25 आ गया है, फिर 45। तो ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट है। और मैंने बताया था आपको कि राइट को 1 साइन करना है, लेफ्ट को 0 साइन करना है। अब डी को आ जाए। अब ये दो छोटे हैं, ये वाले जो दो हैं ये अब दो छोटे वैल्यूज हैं, एक में 14 है, एक में 16 है। अब इन दोनों को ऐड अप करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 30 को जब हम इंसर्ट करेंगे वापस तो ये 25 और 45 के दरमियान आना चाहिए इसको। ये देखिए यहाँ पे 25 और 45 के दरमियान इसकी इंसर्शन हो गई है। अब ये साथ साथ ना ट्री भी बिल्ड हो रहा है। तो अब देखें कि ये दो थे ना हमारे पास 14 और 16, तो हमने इसका एक नोड क्रिएट किया जिसको हमने दोनों को ऐड करके डाला तो वो 30 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो छोटा है वो लेफ्ट पे आएगा, जो बड़ा है वो राइट पे आएगा। तो 16-14 में छोटा 14 है, तो 14 को हमने एज इज उठा के यहाँ पे पुट कर दिया और जो 16 है वो राइट पे आ गया। और अगेन राइट ब्रांचेस को, राइट एजेस को हम 1 साइन कर रहे हैं और लेफ्ट को 0 साइन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगेन हम इसको दो छोटों को बाहर निकालेंगे विच इज 25 और 30। तो जब इन दोनों को निकाल के हम वापस इंसर्ट करेंगे तो दोनों हो जाएंगे 55। और 55 जो है वो 45 से बड़ा है, तो ये फिर 45 के बाद आएगा। और सेम हमने इसकी जो ब्रांचेस है 25 और 30 को कंबाइन किया। कैसे किया? दोनों को ऐड किया, 25 और 30 को, तो 55 आ गया। और जो बड़ी वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी और जो बड़ी वैल्यू है वो राइट साइड पे आ जाएगी। अब हम दोबारा, हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज रह गई हैं, 45 और 55। तो हम दोनों को निकाल के ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। और जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट पे आ जाएगी, जो बड़ी वैल्यू है वो राइट पे आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गेट द फाइनल ट्री। तो अब इसमें जो जितने भी राइट एजेस हैं उनको 1 साइन है और जितने भी लेफ्ट एजेस हैं उनको 0 साइन है। ठीक है, तो ये ट्री है बेसिकली जो हमें बिल्ड करना था। अब इसमें देखें कि अब हमारी कोडिंग स्कीम देखेंगे क्या निकली है। तो अगर हमने देखना है कि ए को क्या कोड साइन हुआ है, ठीक है, तो उसको हमने देखना है। यहाँ से यहाँ पे ए आपको नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर रूट तक हमने जितने एजेस है उसके ऊपर जो जो नंबर आ रहे हैं ना वो हमने काउंट कर लिए। तो इसके और रूट के दरमियान सिर्फ एक एज है और उसके ऊपर जो नंबर आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने बी का पता करना है। तो बी कहाँ पे है जी? बी यहाँ पे है। बी का रूट तक देखें 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 0 1। ठीक है, ऐसे ही हमने सी का कोड ले सकते हैं। सी यहाँ पे है तो ये आ रहा है 0 0 1। ठीक है, 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड यहाँ पे ऊपर टेबल के अंदर इन्होंने करके दी हुई है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 0 0, ए का 0 साइन हो जाएगा, बी का 101 और सी का 100। ठीक है, ये सी है, इसका 100 होगा। तो इसको जो काउंट करने की तरतीब है बेटा वो 100 होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने किया ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डी का निकाल सकते हैं। तो डी का निकालें तो डी की तरह जी वी है डी। ठीक है, 1 1 1, तो इसका 111 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं ई का।
तो ई कहाँ जी, ये ई का आ जाएगा जी 1011, ठीक है, 1101। ऐसे ही हम फाइनली एफ का निकाल सकते हैं। तो एफ का कहाँ पे है जी बेटा, ये है 0011, ठीक है, 1100। ठीक है, तो ये देखें हमने वेरिएबल कोडिंग स्कीम के थ्रू, ये जो हफमैन कोड है उसके थ्रू हमने एक कोडिंग स्कीम डिवाइस का लिया जो कि वेरिएबल लेंथ पे है, और वो बेसिकली हमारा टाइम जो है 25% तक उसने बचाया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लिखी हुई है हमारे पास running time. To analyze the running time of Huffman's algorithm, we assume that Q is implemented as a binary min heap. For a set C of n characters, we can initialize Q in line 2 in O of n times using the build min heap procedure discussed in section 6.3. The for loop in lines 3 to 8 executes exactly n minus 1 times, and since each heap operation requires time O of log n, the loop contributes big O of n log n to the running time. Thus, the total running time of the Huffman on a set of n characters is big O of n log n. We can reduce the running time of to n log n by replacing the binary min heap with the m boss tree. ठीक है, तो ये उसने एक इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात की है कि अगर हम जो मिन हीप है उसको इम्प्लीमेंटेशन खास तरीके से करें तो हम मज़ीद इसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपने जो याद रखना है कि हमारे पास जो हफमैन कोड है उसका रनिंग टाइम हमारे पास क्या है, n log n, और वो कैसे आया है, वो n टाइम्स को लूप चल रहा है। ठीक है, लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, n टाइम्स, और जो log n है वो बेसिकली हमारा हीप का उसका जो मिन हीप है उसका टाइम है log n। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो रनिंग टाइम आ गया है हमारे पास n log n है। ठीक है, और ये उसकी करेक्टनेस है, करेक्टनेस इसकी सिंपल ये है, उसमें बताया गया कि हमारे पास ग्रेडी जो चॉइस है उसकी मदद से हम इसको इसकी करेक्टनेस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो इसको आप ज़्यादा परेशान, बस ये 2 लाइंस देख लें और दैट्स इट।